बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 के एमसीक्यूज़ प्लस उनके शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको सारी अपडेट्स इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्ज़ाम से पहले मिलती रहें इंशाल्लाह और उसको हम कवर कर सकें। तो अब हम इस चैप्टर 11 के बायो एनर्जेटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम ये इंशाल्लाह इसके बाहर इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ कोई भी नहीं आएगा, इसमें आपके एमडी कैट के भी एमसीक्यूज़ और प्लस डिस्कशन के साथ काउंट हो आपके कवर अप हो जाएंगे। सो हम अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 को। अ काइंड ऑफ केमिकल लिंक बिटवीन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म इज, ऑप्शन ए इज अ प्रोटीन, ग्लूकोज, ऑप्शन सी एटीपी एंड ऑप्शन डी नन। तो जो केमिकल लिंक होता है एनाबोलिज्म में हमें बात पता है कि बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मिला के बड़े मॉलिक्यूल बनाया जाता है और कैटाबोलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। तो इनके दरमियान जो केमिकल लिंक है वो एनर्जी का है और इसमें एनर्जी का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा सी, ऑप्शन सी एटीपी। A life on planet Earth is powered by chemical energy, ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी। तो आपने सारे ऑप्शन को एक एग्जाम के अंदर ये तवज्जो से बात सुन लें, आपने सारे ऑप्शन पढ़ने हैं और उसके बाद ही ऑप्शन, चाहे आपको ऑप्शन जितना मर्जी अच्छे से एमसीक्यूज आता हो, आपने ऑप्शन सारे ही पढ़ने होते हैं। सो अ प्लैनेट अर्थ इज पावर्ड बाय ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से पावर्ड होती है। और इसके बाद है एमसीक्यू नंबर 3। ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो ये एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन थी कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमें बात पता है कि उसके अंदर होता क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का मॉलिक्यूल मिलके आगे फूड बनाते हैं और आगे वाटर वगैरह के मॉलिक्यूल फर्दर रिलीज होते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि वो जो ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस के अमल से वो ऑक्सीजन वाटर वाली ऑक्सीजन से आती है या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको नील हाइपोथेसिस 1940, डेट भी याद रखने, नील ने इसको हाइपोथेसिस के जरिए प्रूव किया था कि वो जो ऑक्सीजन वो आती है वो वाटर से रिलीज होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए वाटर। अच्छा जी, अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 4। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड, ऑप्शन ए बायोएनर्जेटिक, ऑप्शन बी बायोसिंथेसिस, ऑप्शन सी बायोडिग्रेडेशन या ऑप्शन डी बायोटेक्नोलॉजी। सो एनर्जी का जो रिलेशनशिप है बायोलॉजिकल किसी भी लिविंग और सिस्टम के अंदर, इस एनर्जी के रिलेशन को स्टडी करना कहलाता है बायो एनर्जेटिक्स। और याद रखें, अगर क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के बाद बात आ जाए कि ना एनर्जी रिलीज होती है, ना एनर्जी ख़त्म होती है, ना नई प्रोड्यूस होती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर चेंज होती रहती है, तो तब ऑप्शन बनेगा थर्मोडायनामिक्स, उसको भी याद रखना है। और ये जो एनर्जी का रिलेशन जो होता है ये कौन सा लॉ को ओबे करता है, ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये भी एक अलग एमसीक्यूज है, इसका ऑप्शन ए बनेगा। एमसीक्यू नंबर 5 पे आते हैं। क्लोरोप्लास्ट हैज अ डबल मेम्ब्रेनस इन्वेलप दैट इनक्लोजेज डेंस फ्लूइड रीजन नोन एज मैट्रिक्स, स्ट्रोमा, थैलाकॉइड। तो क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है और इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, इसकी डबल मेम्ब्रेनस होती है और इसके दरमियान जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ऑप्शन बी। तो याद रखना है जितने भी डार्क रिएक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल डार्क रिएक्शन की सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो आपका है कैल्वन साइकिल, वो कहां पर होगा, स्ट्रोमा के अंदर। थैलाकॉइड के अंदर सारे के सारे लाइट रिएक्शन, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शंस हो रहे होते हैं और लाइट रिएक्शन में कौन सा था, नॉन साइक्लिक या साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अगर थैलाकॉइड नहीं है, ये थैलाकॉइड क्या होती हैं, ये थैलियां होती हैं, बहुत सारी थैलियां थैलाकॉइड की मिलके क्या बनाती हैं, एक ग्रेनम का स्ट्रक्चर बनाती हैं, ग्रेनम, जो आपको नजर आ रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो डेंस फ्लूइड रीजन इसको घेरे होता है उस रीजन को हम लोग स्ट्रोमा कह रहे होते हैं। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 6 पे आता है। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ईच मेसोफिल सेल इज अबाउट 10 to 200 और 20 to 100, ये आई कैचर होते हैं। तो देख लें उसने बिल्कुल ही सिमिलर ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग 20 to 100 एक मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 पे। हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अ पोरफिरिन रिंग
बट कंटेनिंग आयरन एटम इंस्टेड ऑफ। अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है कि हीम जो पोर्शन है ऑफ हीमोग्लोबिन इज आल्सो, उसके में भी पोरफ्रिन रिंग होता है, लेकिन उसका सेंट्रल एटम आयरन होता है किसके बजाय, नाइट्रोजन, पोटाशियम, सल्फर या मैग्नीशियम की बजाय। मैग्नीशियम नहीं होता, बाकी ये सारी उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन ये मैग्नीशियम एटम यहां पर किसका सेंट्रल एटम है, ये मैग्नीशियम एटम सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। लेकिन फिर हीम जो आयरन है वो हीम किसका है, हीमोग्लोबिन का। वो कह रहा है जिस तरह हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम है, इसी तरह क्लोरोफिल का जो पोरफ्रिन रिंग होता है जिसको हेड भी बोलते हैं, उसका सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है। अब कहते हैं क्लोरोफिल ए फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, ऑप्शन ए डायटम्स, ऑप्शन बी रेड एल्गी, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी यूग्लिना। तो ये जो क्लोरोफिल है किन सब में पाया जाता है सिवाय एक के। ऑप्शन आपने तवज्जो से पढ़ना है, एक्सेप्ट उसने एंड पे लाइन पे लिख दिया है। तो ये तीनों तो बाकी प्रोटोजोन में, यूग्लिना में भी होगा, रेड एलजी में भी होगा, डायटम्स में भी होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में होगा तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल भी मौजूद होगा। तो जो ऑड इसमें लग रहा है वो है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। इसका आंसर बनेगा बैक्टीरिया, ऑप्शन सी। इसके अंदर क्लोरोफिल ए मौजूद नहीं होगा। तो अब आते हैं क्लोरोफिल ऑब्जॉर्व मेनली वेवलेंथ ऑफ ग्रीन कलर, येलो कलर, इंडिगो कलर, वायलेट, वायलेट ब्लू रेंज को मेनली क्लोरोफिल जो है ना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ऑप्शन डी। अच्छा जी, पोरफ्रिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल इज मेड अप ऑफ 4 ज्वाइंट स्मॉलर। तो याद रखना है जो क्लोरोफिल है उसके हेड रीजन को हम पोरफ्रिन रिंग बोलते हैं, और ये जो हेड रीजन है ये हाइड्रोफिलिक भी होता है। ये एमसीक्यूज भी याद रखना होना चाहिए आपको, ये हाइड्रोफिलिक भी होता है। और 4 ज्वाइंट इसके अंदर पायरोल रिंग्स होते हैं। तो पायरानोर भी नहीं है, फ्यूरानोज भी नहीं बनेगा, फाइटोरिंग भी नहीं बनेगा, मिलती जुलती स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी, पायरोल रिंग्स। और याद रखना उसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की जो टेल रीजन है जो हाइड्रोफोबिक होती है उसको फाइटोल चेन बोलते हैं, और उसके अंदर कार्बन C20 और हाइड्रोजन H39 मौजूद होते हैं। ऑब्स्टिकल नंबर 11, द कैरोटीन्स आर मोस्टली रेड टू ब्लू, ऑप्शन बी येलो, ऑरेंज या ग्रीन। तो कैरोटीन्स का जो कलर होता है मोस्टली क्या होता है, रेड टू, सॉरी ऑप्शन सी, रेड टू ऑरेंज बनेगा कैरोटीन्स का, ऑप्शन सी। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 12, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ज़ैंथोफिल्स आर। तो ज़ैंथोफिल के कलर की क्या रेंज थी, ज़ैंथोफिल जो ग्रीन इन कलर, रेड इन कलर या येलो इन कलर या कैल्शियम। तो ऑप्शन सी बनेगा येलो इन कलर। एमसीक्यू नंबर 13, मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर क्लोरोफिल बी। तो याद रखना है इसके अंदर 5 एटम होते हैं, इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये होते हैं। और क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है तो इसके अंदर C55H70O6N4Mg ये मॉलिक्यूल मौजूद होता है, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। तो ये क्लोरोफिल बी में होता है, इसको याद रखने की। और क्लोरोफिल ए का अगर पूछेगा तो क्या होगा, C55H75O5N4Mg। तो इसको याद रखने की ट्रिक याद रख लें। देखें दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला ए और बी में कार्बन C55, इसमें भी C55 है। आप देखें एच और ऑक्सीजन की सिर्फ कंसंट्रेशन है का फर्क है। तो अगर इसको मिला दिया जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ये कितना नंबर बन रहा है, 725 क्लोरोफिल ए में बन रहा है, और क्लोरोफिल बी में कितना बन रहा है, 706। और बाकी दोनों के अंदर N4 और Mg मौजूद होते हैं, वो दोनों के अंदर सिमिलर फार्मूला, सिर्फ ये फ़र्क है इसके अंदर। ये इसको याद रखने की ट्रिक है कि बी में 706 से याद रख लें और ए के अंदर 725 से। तो बी का पूछा है तो C55H70O6N4Mg ये बनेगा ऑप्शन बी। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 14, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन्स एक्सेप्ट। इसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हमने अभी डिस्कस किया, पोरफ्रिन रिंग होता है, हाइड्रोफिलिक, फाइटोल चेन भी होती है, मैग्नीशियम इसका सेंट्रल एटम। अगर ये मैग्नीशियम एटम ना हो तो प्लांट्स येलो हो जाते हैं। और क्या होता है, आयरन
आयरन इसमें मौजूद होता है? नहीं। आयरन किसका सेंट्रल एटम है? मैग्नीशियम का। तो एक्सेप्ट पूछा है तो ऑप्शन डी बनेगा। MCQ number 15, photosynthetic pigments are the substances that absorb visible light having wavelength। ये very important MCQ है। इसकी क्या होती है? 150 to 340, 230 to 450, 350 to 780 या 380 to 750। तो इसकी जो रेंज होती है 380 टू 750 रेंज होती है, जो ये पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। क्लोरोफिल आर इनसॉल्युबल इन, याद रखना क्लोरोफिल जो है लाइक डिजोल्व, लाइक वाले तरह के फॉर ये नो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व होता है, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर नहीं होता। तो इनमें से जो भी नॉन पोलर ऑप्शन होगा उसको हम टिक कर दें। अल्कोहल भी हमारे पास अल्कोहल, इसके अंदर भी स्लाइटली ये सॉल्युबल, इनसॉल्युबल किसके अंदर होगा? अल्कोहल के अंदर हो सकता है, एसीटोन में भी हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी बनेगा कि क्लोरोफिल ए जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। वाटर जो है ना प्योरली पोलर मॉलिक्यूल है। ऑप्शन 17, MCQ नंबर 17, a graph plotting absorption of light of different wavelength by pigment is called। अब यहां पे आपने ट्रिक याद रखनी है कि ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कौन बताता था। तो इसके अंदर जो डिस्कस होगा ऑप्शन एक्शन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन, विजिबल। तो आपने वर्ड अब्जॉर्प्शन से याद रखना है कि इसके अंदर ऑप्शन बी बनेगा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस ग्राफ प्लॉटिंग को अगर पूछे, अगर आपसे ये बात पूछे कि अ ग्राफ प्लॉटिंग रिलेटिव इफेक्टनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय पिगमेंट, रिलेटिव इफेक्ट हर एक पिगमेंट कौन सी लाइट की इफेक्टनेस शो करता है, कितनी फोटो, और रिलेटिव इफेक्टनेस ऑफ वेवलेंथ के बारे में पूछे, देन हम जिस ऑप्शन पे टिक करेंगे वो होगा एक्शन स्पेक्ट्रम। 18 MCQs, ये बार बार आ जाता है बोर्ड के अंदर। एंजलमैन, TW एंजलमैन यूज्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट इन 1883। ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने जो ऑर्गेनिज्म को यूज किया था वो यूज किया था स्पायरोजेरा, और ये एक प्रोटोजोन से बिलोंग करता है। और एरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बोथ एंड बी। तो कुछ स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, ऑप्शन चारों नहीं पढ़ेंगे, स्पायरोजेरा को देके क्लिक करेंगे। तो भाई जो स्पायरोजेरा, उसने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्पायरोजेरा प्लस एरोबिक बैक्टीरिया को भी यूज किया था, क्योंकि जहां पर एरोबिक बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो उनको इससे ये पता चला था कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हुई है। तो ऑप्शन डी बनेगा बोथ ए एंड बी, इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पीक्स ऑफ लेंथ आर 456, ऑप्शन ए 450 टू 640, 440 टू 490, 430 टू 670, 550 टू 650। तो ऑप्शन बनेगा द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पीक ऑफ लेंथ बताता 430 एंड 670 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट में एब्जॉर्प्शन पीक्स मैक्सिमम आई थी। ये ग्राफ्स में हमने देखा था। द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम अगेन आ गया, वाज ऑब्टेन्ड बाय बायोलॉजिस्ट, ये एक साइंटिस्ट था, TW एंजलमैन। ईयर क्या था उसने पूछ लिया, 1883, पीछे भी डिस्कस किया, 1938, 1898 या ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए बनेगा 1883। और वर्क किस पे किया था? स्पायरोजेरा और एरोबिक बैक्टीरिया को एक्सपेरिमेंट में उसने यूज किया था। द लाइट फॉलिंग ऑन लीफ सरफेस इज ऑब्जॉर्ब, याद रखना है सनलाइट से 100% लाइट में से सिर्फ 1% जो है, जो सनलाइट से जो प्लांट्स हैं वो ऑब्जॉर्ब करते हैं, सिर्फ 25, 50, 100, तो 1% लाइट है जिसको वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। MCQ नंबर 22, द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिक कैरिड आउट बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट इज अबाउट, कितनी परसेंटेज में टेरेस्ट्रियल प्लांट करते हैं? तो 10 है, 20 है, 30 है या 40। तो ऑप्शन ए बनेगा 10%। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर 0.02 to 3, 0.03 to 0.4%, ऑप्शन सी 0.4 to 0.5 या ऑप्शन डी 0.05 to 0.9%। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी 0.3 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर मौजूद होती है। ये भी एमसीक्यूज ऑप्शन में आ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एंटर करती है, ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 24, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू एपिडर्मस, क्यूटिकल, एयर स्पेसेस या स्टोमेटा।
तो याद रखना मैक्सिमम ये जो एक्सचेंज हो रहा होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में, वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है। और एक चीज़ और भी याद रखना है, जो ऐसे पौधे जिनके ऊपर छाल ज़्यादा होती है, बार्क जिसको बोलते हैं, उनके अंदर जो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। ये एमसीक्यूज भी आपको याद होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 25, द एरिया ऑफ लीफ सरफेस कवर्ड बाय स्टोमेटा इज ओनली है, स्टोमेटा जो लीफ सरफेस का एरिया कवर करते हैं ओनली 2 to 4%, 2 to 3, ऑप्शन सी 1 to 2 या 1 to 3%। तो देख लें बहुत क्लोज है, तो आपने इसको अच्छे से मेमोराइज रखना है, 1 to 2% एरिया कवर कर रहे होते हैं ये। अच्छा जी, ये एक येलो बॉक्स की इंफॉर्मेशन है। डेली रिदमिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू एक्सटर्नल क्लॉक, इंटरनल क्लॉक, बोथ एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये इसकी प्लांट की अपनी एक रिदमिक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं इंटरनल क्लॉक, ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 27 पे आ गए हम लोग। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कह रहा है टेक प्लेस इन कंजक्शन विद द रिस्पायरेटरी चेन इन द इनर, वो कहता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रिस्पायरेटरी चेन के अंदर इनर मेम्ब्रेन कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर ये दोनों मिलके ये प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गोल्जी में, या ऑप्शन डी लाइसोसोम में। तो हमें ये बात पता है कि ये प्रोसेस हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो अच्छा जी, आगे हम डिस्कस करते हैं फिर फर्दर एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 28, कन्वर्जन ऑफ वन पायरुवेक एसिड। यहाँ पे याद रखें मेरा बेटा जी, यहाँ पर वर्डिंग बहुत मैटर करती है। अब यहाँ पे उसने पूछा है कन्वर्जन ऑफ वन पायरुवेक एसिड इनटू वन एसिटाइल कोए गिव्स ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सिट्रेट, पायरुवेट, एनएडीएच। तो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, तो ये एक NADH का मॉलिक्यूल देता है, ऑप्शन सी, एक NADH पर। और याद रखना है, तो हमें यह बात पता है ग्लाइकोलिसिस से एक ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हुआ था तो दो पायरुवेट प्रोड्यूस हुए थे। तो दो पायरुवेट की कन्वर्जन दो एसिटाइल को में होगी तो दो NADH प्रोड्यूस होंगे, ये भी अब ज़हन में रखना है। तो याद रखने वर्डिंग बहुत मैटर करती है। तो और ये जो पायरुवेक एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ये याद रखना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही होती है। एमसीक्यू नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोसोल। तो ये हो रहा होता है ग्लाइकोलिसिस, याद रखना है ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में सेलुलर रेस्पिरेशन का वाहिद ऐसा स्टेप है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों में होता है, और ये हो रहा होता है साइटोसोल में। अगर ऑप्शन के अंदर साइटोप्लाज्म भी लिखा हो तो आप फिर भी साइटोसोल को क्लिक करेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म के दो रीजन होते हैं जिनमें से साइटोसोल में हो रहा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या हो रहा होता है, क्रेब साइकिल याद रखना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है। और ये मैंने आपको फर्दर एमसीक्यूज बता रहा हूं, इसलिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट और जो रिस्पायरेटरी चेन है वो कहां पर हो रही होती है, वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, जिसको क्रिस्टे भी बोलते हैं। और राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्रीज बोलते हैं। और राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं। एमसीक्यूज नंबर 30, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। क्या चीज बनाती है, लैक्टिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, या अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एंड प्रोडक्ट जो हो रहा होता है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ऑप्शन डी। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट, वो कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट और ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो जमीन पे भी सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो कौन सी, हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, या मायोसिन है। तो वो जो प्रोटीन है उसका नाम है रुबिस्को। और याद रखना है ये रुबिस्को एक इंजाइम है, राइबोलोबिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवाता है, कहां पर, कैल्वन साइकिल के अंदर। और हीमोग्लोबिन क्या है, ये रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है, और इसका सेंट्रल एटम आयरन होता है। और ये क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, और ये रेड ब्लड सेल में होती है। इंसुलिन क्या है, जो ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। और मायोसिन एक मसल प्रोटीन है।
ये मैंने आपको फर्दर चीजें बताई हैं। अब अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में, फोटोसिंथेसिस में या एक्सक्रीशन में। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस बोलते हैं रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। और याद रखना है, अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछे कि एनर्जी कैप्चरिंग कौन सा प्रोसेस है, तो एनर्जी कैप्चरिंग जो प्रोसेस है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। एमसीक्यू नंबर 33, विच वन इज द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। ऑप्शन ए फेरोडॉक्सिन, ऑप्शन बी प्लास्टोसायनिन, ऑप्शन सी प्लास्टोक्यूनिन, ऑप्शन डी साइटोक्रोम। तो कॉपर कंटेनिंग जो प्रोटीन है इन सब में से कौन सी होगी, तो आपने याद रखना है इनमें से ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। कॉपर कंटेनिंग जो प्रोटीन है वो है प्लास्टोसायानिन। तो फेरोडेक्सन क्या है, ये एमसीक्यूज भी तो आ सकता है, ये है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, और ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, और ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के अंदर यूज होती हैं ये सारे। और जो जब एटीपी की सिंथेसिस हुई थी और उनमें फोटोसिस्टम मौजूद होते हैं, और ये इसको लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, जो ग्रेना या थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर हो रहे होते हैं। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 34, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 1%, 2%, 3% या 4%? तो ऑप्शन बी बनेगा ओनली 2%, क्योंकि एनएरोबिक पूछा है। और एरोबिक में क्या हुआ था, याद रखें, एक ग्लूकोज जब एरोबिक रेस्पिरेशन से गुजरता है तो वो 36 एटीपी नेट एटीपी प्रोड्यूस करता है यूकेरियोटिक सेल में, और 38 एटीपी प्रोड्यूस करता है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको बैक्टीरिया भी बोलते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 35 पे आते हैं। पायरुविक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए, क्रैब साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस में, फॉस्फोरिलेशन में या रेस्पिरेटरी चेन में। तो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस से। और याद रखें ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज टूटता है तो दो पायरुवेट जनरेट होते हैं, और इसके अंदर टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि दो प्रिपरेटरी फेज में यूज हो जाते हैं, तो नेट एटीपी इसमें दो प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस हमने पीछे डिस्कस किया, ये साइटोसोल रीजन में हो रहा होता है, और क्रैब साइकिल कहाँ पे हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब ये एमसीक्यूज आ गए, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। इन रिस्पिरेटरी चेन एनएडीएच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, ऑप्शन ए कोफैक्टर, कोएंजाइम, साइटोक्रोम बी। इस एमसीक्यूज को टैकल करने के लिए आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ याद होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी चेन। तो आपको पता है कि रेस्पिरेटरी चेन में सबसे पहले जो होता है एनएडीएच, और उसके नीचे होता है कोएंजाइम क्यू, फिर साइटोक्रोम बी, सी, ए और ए3 की चेन मौजूद होती है। अब आपने इसके याद रखने का तरीका सुन ले कि हर ऊपर वाले को हमेशा नीचे वाला ऑक्सीडाइज करेगा और वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो एनएडीएच को जो ऑक्सीडाइज करता है वो क्या करता है, कोएंजाइम, या कोएंजाइम अगर क्यू भी लिखा हो तो वो भी आप टिक कर सकते हैं, कोएंजाइम क्यू। तो एनएडीएच को कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस, क्योंकि इसमें से एनएडीएच में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ऑक्सीडेशन होता है, और उसको पिक करता है कोएंजाइम क्यू। तो कोएंजाइम क्यू को कौन ऑक्सीडाइज करेगा, साइटोक्रोम बी, और साइटोक्रोम बी को कौन ऑक्सीडाइज करेगा, साइटोक्रोम सी, और सी को ए और ए को ए3। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होता है रिस्पिरेटरी चेन में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो ऑक्सीजन होता है, और ये क्रिस्टा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। एमसीक्यू नंबर 37 पे आते हैं। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम प्ले रोल इन जनरेशन ऑफ एटीपी बाय फोटोसिंथेसिस, कीमियोस्मोसिस, फोटोसिंथेसिस या डार्क रिएक्शन। तो ये जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है उस प्रोसेस का नाम है केमियोस्मोसिस। इसमें जो हाइड्रोजन आयन वो पंप हो रहे होते हैं, पहले उनको लो से हाई कंसंट्रेशन में मूव किया जाता है, फिर हाई से लो के दरमियान जब पंप होते हैं वो हाइड्रोजन आयन, और जब वो एटीपी सिंथेज एक एंजाइम से गुजरते हैं तो उस दौरान एडीपी एटीपी में चेंज होती है। और उस प्रोसेस को, ये जो पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, इस प्रोसेस को बोल रहे होते हैं, जो ये हो रहा होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन्स में, इस प्रोसेस, पंपिंग वाले प्रोसेस को हम लोग बोल रहे होते हैं केमियोस्मोसिस। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है।
एमसीक्यू नंबर 38, ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन कोएंजाइम क्यू इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, मैंने आपको यहीं पहले भी बताया कि आपको रेस्पिरेटरी चेन याद है तो आप इजीली पकड़ सकते हैं हर ऊपर वाले को नीचे वाला ऑक्सीड, कोएंजाइम क्यू के बाद क्या आता है साइटोक्रोम बी, तो इसका मतलब है कोएंजाइम क्यू को जो ऑक्सीडाइज करेगा कौन करेगा साइटोक्रोम बी, और साइटोक्रोम बी को कौन ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी को कौन करेगा साइटोक्रोम ए। तो ये अगर आपको चेन याद है तो आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। तो इसको ऑक्सीडाइज तो साइटोक्रोम बी कर रहा है और ये खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस्ड। तो एमसीक्यू नंबर 39 पे आते हैं, द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेप्स ड्यूरिंग वन क्रेब्स साइकिल आर। अब यहां पर अगेन स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब उसने क्या कहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेप क्रेब्स साइकिल, एक क्रेब्स साइकिल जब रन होता है तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेप्स प्रोड्यूस होते हैं। तो याद रखना है दो हो रहे होते हैं, जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में चेंज होता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट सेक्सिनेट में चेंज हो रहा होता है। एक क्रेब्स साइकिल पूछा है तो कितने प्रोड्यूस होंगे ऑक्सीडेशन स्टेप होंगे दो। तो आपको पता है एक पायरुवेट जब क्रेब्स साइकिल से गुजरता है तो दो दफा ऑक्सीडेशन होगी। तो अगर यही क्रेब्स साइकिल हमें पता था दो दफा रन होता है क्योंकि दो पायरुवेट हमारे पास होते हैं, तो फिर कितने ऑक्सीडेशन स्टेप होंगे चार। तो आपको मैंने अगेन बताया है कि स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है, उसको तवज्जो से पढ़ना होगा आपको। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स और एमसीक्यूज क्विज की फॉर्म में मैं पूछता रहता हूँ वो भी आपको साथ साथ पता चलते रहें। द फर्स्ट स्टेप ऑफ Krebs cycle is union of acetyl CoA with the oxaloacetate to form। तो फर्स्ट स्टेप जो Krebs साइकिल का होता है उसके अंदर एसिटाइल CoA कंबाइन होता है oxaloacetate, और बन क्या रहा होता है उसके अंदर सिट्रेट का मॉलिक्यूल, और सिट्रेट फिर आइसोसिट्रेट और फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट, और ये सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं। अब कह रहा है एमसीक्यू नंबर 41, which one of the following is not concerned with the oxidative phosphorylation। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का कौन सा स्टेप इसके अंदर नहीं है, कोएंजाइम क्यू नहीं है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम ए3 या प्लास्टोसायानिन नहीं है। तो ये जो सारे हैं ये ऑलमोस्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को फॉलो अप कर रहे होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसके अंदर फिर जो प्रोसेस नहीं हो रहा होता वो कौन सा है प्लास्टोसायानिन। ये कहां पर हो रहा होता है, ये हमारे आगे फर्दर दूसरे के अंदर होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का पार्ट है। तो एमसीक्यूज नंबर 42 पे आते हैं। फोटोसिस्टम 2 हैज द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए विच ऑब्जॉर्ब अ बेस्ट लाइट ऑफ। तो कौन सा फोटोसिस्टम 2 कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, याद रखना है ये लाइट को 670, 690, 700, तो ये जिस लाइट को मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर रहा होता है उस लाइट की रेंज होती है 680। और अगर आपसे पूछे फोटोसिस्टम 1 किस लाइट को अब्जॉर्ब करता है मेनली, तो वो होती है P700। और ये जो इस फोटोसिस्टम दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूल मौजूद होता है वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। अब एमसीक्यू नंबर 43 पे आते हैं, फ्रॉम वन पायरुवेट पासिंग, अगर एक पायरुवेट को क्रेब्स साइकिल से गुजारें तो कह रहा है कितने एफएडीएच के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, याद रखना है। अब उसने पूछा है एक पायरुवेट का, तो एक पायरुवेट जब क्रेब्स साइकिल से गुजरता है तो टोटली जो एफएडीएच के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं वो 1 होते हैं। और अगर दो पायरुवेट गुजरेंगे तो 2 एफएडीएच होंगे। और अगर एक पायरुवेट से अगर वो यहां पर एमसीक्यूज के अंदर स्टेटमेंट में चेंज कर दे कि कितने एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं, तो एक एनएडीएच जब एक पायरुवेट क्रेब्स साइकिल से गुजरता है तो 3 एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं और एक एफएडीएच प्रोड्यूस होता है और एक एटीपी का मॉलिक्यूल भी जनरेट हो रहा होता है। तो अगर 2 होंगे तो आप उनकी कंसंट्रेशन को डबल कर दें। सो एमसीक्यू नंबर 44, फ्रॉम वन पायरुवेट पासिंग थ्रू क्रेब्स साइकिल हाउ मेनी एफएडी, अगेन वो एमसीक्यू रिपीट हो गया है। तो एक पायरुवेट के गुजरने से एक ही एफएडीएच का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड इज है C3H4O3, C3H5O3, C3H6O3 या C3H5ON। सो इसका लैक्टिक एसिड का जो फार्मूला है C3H6O3, ऑप्शन सी है। ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला एमसीक्यूज में एग्जाम में आ जाता है।
तो कह रहा है इंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर रिस्पायरेशन आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मी। तो सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस जिस जगह पर हो रहा होगा ऑब्वियस है उसके एंजाइम भी वहीं पर हो रहे होंगे, तो ऑप्शन बनेगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है तो उसके एंजाइम भी वहीं पे हो रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे ऑप्शन में पूछता है कि कैल्विन साइकिल जो डार्क रिएक्शन है उसके एंजाइम कहां पे होंगे, तो कैल्विन साइकिल हो कहां पे रहा है, स्ट्रोमा के अंदर, तो उसके एंजाइम भी स्ट्रोमा के अंदर ही मौजूद होंगे। एमसीक्यू नंबर 47, इन माइटोकॉन्ड्रिया द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन इज, ये इसकी डेफिनेशन भी है जिसको केमियोसिस भी बोलते हैं, इज अक्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मैट्रिक्स या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस को हम लोग इनको पंप कर रहे होते हैं। एमसीक्यू नंबर 48, द वाटर स्प्लिटिंग अप ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है कि वाटर की जो स्प्लिटिंग है फोटोसिंथेसिस में, दैट रिलीज ऑक्सीजन इज कॉल्ड, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोलाइसिस, केमियोस्मोसिस या डार्क रिएक्शन, तो इसको हम लोग बोल रहे होते हैं फोटोलाइसिस का प्रोसेस। सो एमसीक्यू नंबर फोटोलाइसिस, और ये फोटोलाइसिस कहां पर हो रहा होता है, ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में हो रहा होता है, और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का दूसरा नाम जी स्कीम भी है, और ये सारे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहे होते हैं, लाइट रिएक्शन इनको बोलते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट ऑफ एटीपी रिलीज अबाउट 7.3 किलो ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, हीट या एनर्जी, तो 7.3 किलो ऑफ हीट भी ऑप्शन में है तो आपने एनर्जी पे टिक करना है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक। और कैल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C3 पाथवे, C4, C5 या C6, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, C3 पाथवे, क्योंकि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इसके अंदर फिक्स होते हैं और एक G3B का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। अब आपको मैं बगैर किसी डिले के अंदर इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट दे देता हूं ताकि आपको एग्जाम के अंदर बहुत ईजी हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का डिफरेंस है, कंपनसेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जी स्कीम को ड्रॉ करें, कीमियोस्मोसिस क्या है, फोटोलाइसिस क्या है, रूबिक्स के, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी बुक के ऊपर इन क्वेश्चंस को देखें और इनको मार्क कर लें। इंशाल्लाह इससे बाहर ना आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा। और इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आप एंड पे सुन लें। इसके अंदर जी स्कीम आ सकता है जिसका दूसरा नाम नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन आ सकता है, और क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल और उसका स्ट्रक्चर आ सकता है, लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे क्लेब्स साइकिल ड्रॉ करने को पूछ सकता है, कैल्विन साइकिल ड्रॉ करने को पूछ सकता है जिसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन दोनों को मिला के वो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये 4 से 5 आपको मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन की मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको मेमोराइज कर लें। तो इंशाल्लाह अब हम अगले चैप्टर्स के एमसीक्यूज की डिस्कशन के साथ मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।